आप लोग एक नहीं होंगे। तैयारी के लिए हम तैयार हैं। और भाइयों बहनों, गैस के सिलेंडर के यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी 80% एफईजेड को लेकर भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर खुली बहस में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं गुड़गांव में और सभी राजनीतिक पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकास कार्यों की। अगर हम बात करें विकास कार्यों की तो कांग्रेस ने पिछले कई सालों में यहाँ पे लोकसभा सांसद रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस की तो कितना विकास जो है यहाँ पे हुआ है पिछले सालों में गुड़गांव में? आप पिछले जब से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हैं 9.5 साल करीब होने को जा रहे हैं। आप जब से 1 नवंबर 1966 से हरियाणा बना है, 1 नवंबर 1966 से हरियाणा बनने के बाद और 2004 तक का टोटल सरकारों का जो है विकास का जो है ना पैसा कैलकुलेट करिए, और जितना पैसा 9.5 साल के अंदर वर्तमान सरकार ने दिया है। बिल्कुल। अगर बात करें बीजेपी की, कहाँ तक सहमत है यहाँ विकास कार्यों को लेकर गुड़गांव में? विकास कार्यों की यदि हम बात करें तो 10 तारीख को चुनाव है। 10 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ये रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कांग्रेस ने विकास किया है या इस देश का विनाश किया है। अगर बात करें इनेलो पार्टी की, कहाँ तक सहमत है विकास कार्यों की गुड़गांव की बात करें? देखिए सर, आज प्रदेश का मुख्यमंत्री उसको रोहतक के अंदर भी घूम घूम के ये कहना पड़ रहा है कि कहीं गलती मत कर देना, नहीं तो अगली 4 पीढ़ियों को पछताना पड़ेगा। इस तरह विकास अगर किया होता तो विकास दिखाई देता है। मेट्रो की जो मेरे भाई बात कर रहे थे, मेट्रो एनडीए के शासन के दौरान ओम प्रकाश चौटाला जी लाए थे। जिस रैपिड मेट्रो की बात कर रहे हैं वो डीएलएफ कंपनी का, उसके अंदर पैसा लगा हुआ है। जिस मेडिकल हब की ये बात करते हैं, वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल हब का है वो टोटल प्राइवेट एजेंसियों का है, वो भी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में बना। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि ये बार बार विकास की बात करते हैं, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर तुम्हारा विकास था तो तुम्हारे 2005 में 67 एमएलए आए थे, 2009 में तुम्हारे 40 क्यों रह गए? कांग्रेस सरकार में विकास नहीं, नाश ही हुआ है। विकास के नाम पे जैसे मेवात में 28-30 करोड़ की लागत से स्टेडियम बना दिया था कांग्रेस सरकार ने, उसका उद्घाटन नहीं है, वो खंडर हो गया। उसके ऊपर सारे नेताओं की यही प्रतिक्रिया थी कि भाई ये विकास का मतलब काम कराया पब्लिक का। हाँ जी, कांग्रेस जवाब दीजिए। जिस तरह से विकास की बात कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब तैयार है। जैसे दिनेश भाई साहब ने कहा कि मेट्रो का प्रोजेक्ट राज वाजपेयी की सरकार में था, और पिछले 15 साल तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है, और 10 साल से पहले मेट्रो का 5 साल से मेट्रो चली भी नहीं है टोटली। ये 15 साल पहले कहाँ से इन्होंने प्रोजेक्ट वो कर दिया? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भाई साहब कह रहे थे सीएलयू की। देखिए सीएलयू में कुछ सरकारी अफसरान में कुछ काली भेड़ें होती हैं, लेकिन जमींदार को, किसान को इस सीएलयू चाहे कुछ काली भेड़ें खा गई है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। लगता है कि कांग्रेस में भी भ्रष्ट जो है कर्मचारी हैं। करोड़ों रुपए किसानों को मिले हैं। अगर बात करें हमारे यहाँ के आजाद उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं, अगर बात करें विकास की तो कहाँ तक लगता है आपको गुड़गांव में विकास कहाँ हुआ? देखो, यहाँ विकास बहुत हुआ है। उसका मेन उदाहरण जैसे है कि भाई सड़कों में गड्ढे हैं, भ्रष्टाचार है, यहाँ बड़ा भारी गोलमाल है। इस सबसे बड़ा गोलमाल का आप सेज से ले सकते हैं, जो यहाँ हमारे नागरिकों की, जमींदारों की जो जमीनें छीनी गई हैं सेज के। जिस तरह से बात करें इनेलो पार्टी की, आप क्या कहेंगे, कहाँ तक सहमत है? देखिए सर, मैं ये बता रहा हूँ, विकास के नाम पर इस प्रदेश के अंदर भेदभाव हुआ है। ये विकास की बात जो चिल्लाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो असली मुद्दे हैं उनसे जनता को भटका रहे हैं। मुद्दा है विकास में जो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद हुआ, जो प्रदेश के अंदर नौकरियों को, रोजगार को लेकर जो भेदभाव हुआ, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था का दीवाला पिटा पड़ा है, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार ने जन्म लिया है, जो मुद्दे हैं उनसे ये जनता को गुमराह करने का काम। बीजेपी क्या कहती है इसमें? अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, जिस तरह से बात करी इनेलो ने, लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल जो है पूरे हरियाणा के अंदर जीरो है। आज महिलाओं की, बहनों की, हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत है वो सुरक्षित नहीं है। आज जो है देश के अंदर, और मैं तो कहूँगा गुड़गांव, पूरे हरियाणा के अंदर जो है किस प्रकार से यहाँ का वातावरण खराब है, और कहने वाला कोई भी आदमी नहीं है। हम लोग जाते हैं शिकायत लेकर के अफसरों के पास, और अफसर जो है हमारी शिकायत सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मैं इनकी बात मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में ज़रूर कहीं ना कहीं कमी है। एक सामाजिक संस्था के नाते सच्चाई कहेंगे हम, जो है बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर में कमी है। लेकिन जहाँ तक दिनेश भाई साहब का भाई रिक्रूटमेंट में भेदभाव, अरे रिक्रूटमेंट में भेदभाव की वजह से तो इनके महानुभाव आज जो है तिहाड़ जेल के अंदर जो है पड़े हैं। जी, बात करते हैं आपके शीर्ष नेता भी भ्रष्टाचार का उन पर आरोप है। मैं जवाब दूंगा।
देखिए इनके पास क्या है, जब ये घिर जाते हैं ना सारी चीजों में, ये चौटाला साहब को ले आते हैं। जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना, भ्रष्टाचार का आरोप आपकी सरकार पर भी है। दे रहा हूं मैं, आप सुनिए मेरी बात, एक मिनट। ये जो 203206 जो भर्तियों की बात करते हैं, मई 2004 में केंद्र में यूपीए की कांग्रेस की सरकार बन गई थी और जेबीटी भर्ती वाला जो मामला था, इसकी एफआईआर दर्ज हुई मई 2005 के अंदर, 1 साल बाद दर्ज हुई। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उस जो एफआईआर थी उसमें ना ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम है, अजय चौटाला का कोई नाम नहीं है, उसमें शेर सिंह बड़सामी का कोई नाम नहीं है। दूसरी बात, उसकी 4 बार स्टैंडिंग कमेटी ने 4 बार इंक्वायरी करी, चारों बार इंक्वायरी में हमारे नेताओं का कोई नाम नहीं था, कोई इंक्वायरी में नाम नहीं था। 2008 के अंदर कोर्ट में चलान पेश हुआ, उस चलान में चौटाला साहब का नाम आ गया, उस चलान के अंदर अजय सिंह जी का नाम आ गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर चौटाला साहब दोषी होते तो एफआईआर में नाम होता, इंक्वायरी में नाम होता। क्या आप मुझे बोल लेने दो। देखिए जिस तरह से बात करें आम आदमी पार्टी, ये चीज जो बोल रहे हैं विकास, सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव से निकलता है और गुड़गांव का जो हाल है वो आपको सबको दिख रहा है कि सब बुरा हाल है। जैसे मेवात का विषय ले ले, मेवात के अंदर जो मेडिकल का हुआ है, योगेंद्र जी ने उसमें विशेष तौर पे बहुत मेहनत करके मेडिकल को मेवात में ले बात करें योगेंद्र यादव की, आम आदमी पार्टी की बात करें, केजरीवाल के अलावा और कोई नेता नहीं है आपके पास? केजरीवाल जी के अलावा जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। योगेंद्र जी खुद अपने आप में एक राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी में तो अब इंटरनली, आम आदमी पार्टी में भी इंटरनली डिस्प्यूट जो है सामने दिख रहा है, टिकटों को लेकर मामला हो या कोई भी मामला। ये सब दूसरी पार्टियों के भेजोड़ एजेंट के तौर पर पैसा खिला खिला के उनको खराब किया जा रहा है। जो आप पार्टी क्यों उसमें आप वापस क्यों ले रही है उनको? करप्ट लोग करप्ट करते क्यों ले रहे हैं आम आदमी पार्टी क्यों ले रही है? पार्टी लेकर आ रही है, पार्टी ने तो निकाल दिया तुरंत उनको। जो बंदा गलत है आम आदमी पार्टी में आ ही नहीं सकता वो। जी क्या कहते हैं आप? देखिए इनके आदमी जो पहले ये भर्ती करते हैं बाद में उनको निकालते हैं, क्योंकि जब वो किसी की जो नीति उनको समझ में नहीं आती, जो ये स्टेज पे बोलते हैं, जब अंदरूनी रूप से इनकी लड़ाई सामने आती है तो ये उन आदमी को निकालने की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों। कांग्रेस के अंदर ये कहते हैं कि गुड़गांव के अंदर विकास हुआ। मैं ये कहता हूँ जो पार्क डेवलप किए हैं वो हुड्डा के हैं, HSIDC के हैं, दूसरी उनकी प्राइवेट एजेंसियों के, उनको बनाने पड़ते हैं, मजबूरी है उनकी कि 60% से ज्यादा हम बना के देंगे। अगर उस सरकार कहती है कि पार्क हमने बनाए, सरकार कहती है रोड हमने बनाए, तो टोल किस बात का? सरकार ने कौन सा गुड़गांव के अंदर डेवलप किया? कोई काम गुड़गांव में डेवलप नहीं हुआ। जितने काम गुड़गांव के अंदर डेवलप हुए हैं वो उनकी मजबूरी रही। टोल जितने हाईवे बने वो उनके पेड वाले बने, प्राइवेट एजेंसी ने बनाए। अगर बात करें आम जनता की, तो कहां तक आप मानते हैं कि विकास, अगर बात करें गुड़गांव में विकास के मुद्दों की, विकास हुआ है या नहीं? गुड़गांव में विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे पहले चल रहा है, एक बार बना देते हैं खोद के, फिर उसको खुदाई के लिए फिर शुरुआत हो जाती है। तो राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल को चुना। उन्हें ये पता है कि अकेला ये दल ऐसा है कि जहां मेरी बात को सुना जा सकता है और जहां मेरी बात को सुन करके विकास भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक ये राव इंद्रजीत सिंह की बात कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह ने पूरे 5 साल में पार्लियामेंट में 2 बार बताते हैं बोला है, केवल मात्र 2 बार। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब ने, लिसन टू मी, जहाँ तक ये कह रहे हैं राव इंद्रजीत का कि उन्होंने आवाज़ इलाके के हक और हुकूक की उठाई, भाई एक भी पत्र राव इंद्रजीत का ये जनता में सर्कुलेट कर दे कि भाई राव इंद्रजीत ने ये पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था या ये फला सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। हाँ जी, इनेलो क्या कहती है? देखो सर, मैंने तो अभी 2 दिन पहले ना टेलीविजन पे एक पट्टी देखी थी, और आप मीडिया के लोग जो टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज़ देते हो, मैं उसको विश्वसनीय मानता हूं। राव इंद्रजीत सिंह जी का बयान था कि मैंने पार्टी बदली है, मैंने नीयत नहीं बदली। मैं तो यहां जनता के माध्यम से उनसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने जब नीयत नहीं बदली तो आप आज भी वही कांग्रेसी सोच में चल रहे हो। 2004 के आप ऐसा कोई बयान राव इंद्रजीत सिंह ने नहीं दिया। दिनेश जी, इस बात को बिल्कुल झूठ नहीं, राव इंद्रजीत के खिलाफ एक भी आरोप को सिद्ध हो जाए तो आम आदमी पार्टी क्या कहती है? बीजेपी हो या इनेलो हो, बीजेपी को आज खुद के पास 10 में से 5 कैंडिडेट तो कांग्रेस से इधर उधर से उधार मांगे। बीजेपी के खुद के पास कोई कैंडिडेट ने क्या जनाधार है बीजेपी? हाँ जी, क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंद्रजीत अच्छा आदमी था तो बीजेपी ने आज से 20 साल पहले क्यों नहीं कहा कि इंद्रजीत अच्छा था? और कांग्रेस आज कहती है कि उसकी सोच गलत थी, तो आज कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि बीजेपी इसका उत्तर देगी?
मैं इसका उत्तर ये देना चाहूंगा कि इंद्रजीत सिंह जी ने अब प्रयास किया कि भाई मुझे अगर बात करें कि आपने कहा कि पिछले सालों में राव इंद्रजीत ने अच्छा काम किया, तो बीजेपी में अब शामिल क्यों है? टिकट के लिए? बीजेपी को किसी की, बीजेपी के अंदर बहुत से नेता हैं जो काम करते हैं, साफ छवि के लोग हैं, संघर्षशील जो लोग हैं। देखिए, अगर बात करें बीजेपी की, तो 4 नेताओं को जो पूर्व दिग्गज नेता कांग्रेस से किए हैं उनको टिकट दी गई। इसका मतलब कांग्रेस के जो बीजेपी के पास कोई भी जो है नेता नहीं बचा। बीजेपी ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है और सारे प्रत्याशियों को इकट्ठा बिठा करके बात करें ना लोग। टिकट कैसे मिली, क्यों मिली? जितने भी बीजेपी के पुराने नेता थे उनको टिकट नहीं मिली क्योंकि टिकट बिकी। सारे नेताओं की सहमति से राव इंद्रजीत सिंह का नाम तय हुआ। हाँ जी, बात करें अगर आम आदमी की, आप क्या कहेंगे इस पे? सर, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से एक सवाल पूछूंगा। इंद्रजीत के बारे में 2 सवाल पूछूंगा कि 2005 से 2010 तक डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। आज वो मीडिया में एक खबर कटवाते हैं कि मैं डिप्पू को शिफ्ट करवा दूंगा। जब उनके हाथ में पावर थी तब अन्वेषण डिप्पू को शिफ्ट क्यों नहीं करवाया? अगर बात करें राव इंद्रजीत की, जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि उन्होंने पहले क्यों नहीं काम करवाया, अब वो राजनीतिक वादे कर रहे हैं कि जनता के साथ मैं ये करवा दूंगा। पूरे जो है गुड़गांव की जनता इस बात को जानती है कि राव इंद्रजीत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 36 का आंकड़ा था। राव इंद्रजीत सिंह ने इन सारी बातों को लेकर के विधानसभा लोकसभा के अंदर इस बात को उठाया, उनकी बात को अनदेखा किया। अगर बात करें विकास की, तो इसका मतलब लोग पिछड़े, राजनीति में लोग पिछड़े। देखिए, देखिए दिनेश भाई साहब ने कहा था भेदभाव की बात नौकरियों का तो मैं पहले बता चुका हूँ। भेदभाव विकास की बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट की बात है। जितने नेशनल इंस्टीट्यूट हुड्डा सरकार 9.5 साल में हरियाणा के अंदर लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट कागजों में है, ग्राउंड लेवल पे है। एम्स बांद्रा के अंदर चला हुआ है। गुड़गांव की हाँ जी क्या कहते? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। ये पिछले चुनाव बता चुके हैं। इनका 7 से 8% इनका वोट बैंक है। और भाजपा आज कांग्रेस के भगोड़ों को लेकर जो इन्होंने टिकटें दी हैं, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है। और आज हरियाणा में 10 कांग्रेसी नहीं, लोकसभा की सीटें 10 हैं, लेकिन 20 कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं। 10 भाजपा के निशान पर लड़ रहे हैं, 10 कांग्रेस के निशान पर लड़ रहे हैं। मैं अगर जो है दिनेश जी की बात का जवाब दूंगा, अगर बीजेपी के पास भगोड़े हैं तो यहाँ का गुड़गांव का लोकसभा का इनका जो प्रत्याशी है, क्या वो भगोड़ा नहीं है? और उसका जैसा भगोड़ा उसने पता नहीं जाकिर हुसैन की बात करें, दूंगा। अरे आप ये रुक जाओ ना। जाकिर हुसैन कांग्रेस के सिटिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी 2005 के अंदर। उन्होंने कांग्रेस, हाँ संक्षेप बता रहा हूं, उन्होंने कांग्रेस के सिटिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कुर्सी को ठोकर मारे। 8 साल हो लिए। आप रात को इंद्रजीत कांग्रेस में होता है, सुबह तुम बीजेपी में टिकट देते हो। धर्मवीर रात को कांग्रेस में होता है, सुबह टिकट दे देते हो। और जाकिर हुसैन बीएसपी में भी रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, आपके क्या वो कहते हैं ना कि जी जितनी हरियाणा में पार्टियां हैं, चाहे वो इनेलो हो चाहे बीजेपी हो, साबिर अली जैसे बंदे को टिकट दे देते हैं, बाद में उसको निकाल देते हैं। कहते हैं मोदी हवा है। मोदी हवा है तो मोदी वाराणसी से डबल सीटें क्यों भर रहा है? उसकी खुद की हवा है तो वो क्यों घबरा रहा है इतना? हरियाणा बिल्कुल आ रही है। और राजनीति के साथ साथ गुड़गांव के विकास के नाम पे राजनीतिक लोग अपना नाम कर रहे हैं। बाकी गुड़गांव का विकास गुड़गांव के लोगों ने खुद किया है। अगर कोई भी राजनीतिक दल ये कहता कि मैंने गुड़गांव का विकास किया है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा पाया, क्यों नहीं इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाया? ये गुड़गांव के। अब चलते हैं आम जनता के पास। अगर बात करें विकास की, तो गुड़गांव में क्या लगता है कहाँ विकास हुआ? युवा क्षेत्र की बात करें या महिला सुरक्षा की बात करें, तो सबसे मेन बात है विकास की। हमारे गुड़गांव में पानी की और सीवरेज की बहुत भारी समस्या है। पहले हमारे यहाँ पे नेचुरल पानी के सोर्सेस होते थे, जोड़ होते थे। किसी भी आस पड़ोस के गांव में देख लो, हर गांव में कम से कम 5-7 जोड़ होते थे। नाथुपुर का बांध था, ये था। ये सारे गवर्नमेंट ने बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को। आगे आने वाले चाहे किसी भी दल की सरकार बने, वो क्या वादा करते हैं कि पुराने शहर को मेट्रो मिलेगी? हाँ जी बताइए, कांग्रेस क्यों गुड़गांव को पीछा रखा मेट्रो में? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हूँ और ना मैं कांग्रेस की पार्टी के प्रति जवाबदेह हूँ। मैं सामाजिक संस्था की तरफ से बोलूँगा, मैं समाज की तरफ से बोलूँगा।
कोई सामाजिक मुद्दे हैं तो सामाजिक। आप बताइए, आप संक्षेप में बताइए, क्या विकास के कार्य रुके हैं यहाँ पे? नहीं, विकास के काम तो बिल्कुल हुए। मैं वही बताना चाह रहा था, बाडड़ा के अंदर 2500 करोड़ रुपए का कैंसर इंस्टीट्यूट मनमोहन सिंह अभी इनॉग्रेशन करके गया है। अगर बात करें महिला सुरक्षा की, क्या कहेंगे आप गुड़गांव में महिला सुरक्षा को लेकर कहाँ तक सहमत है? नहीं, महिला सुरक्षा है ही नहीं कहीं पे। कहाँ पे है महिला सुरक्षा? कहीं भी महिला कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। महिलाओं के सरेआम बेइज्जती की जाती है, सरेआम उनके साथ बलात्कार होते हैं, सरेआम उनकी चीज़ें छीन ली जाती हैं। क्या कहेंगे? हर जगह देखा जाए तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गुड़गांव में चलती रोड पर महिलाओं के साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार, और जैसे उन्होंने अपने गहने डेली यूज के पहने होते हैं वो तक उतार लिए जाते हैं। जी जी, डेली का काम है। क्या कहेंगे आप महिला सुरक्षा? यहाँ पे मतलब चेन स्नैचिंग के इतने घटना होते हैं कि आजकल लोगों ने गोल्ड डालना बंद ही कर दिया है। और अगर अब बात करें, सवाल एक ये आता है कि आम जनता आपको क्यों चुने? पहले बीजेपी से पूछते हैं कि आम जनता आपको वोट क्यों दे? मैं सबसे अपील ये करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की चिंता करने वाली पार्टी है। मुद्दे बताइए, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे हमेशा विकास के मुद्दे रहे हैं और विकास के हमेशा मैं जवाब दे रहा हूँ इसकी, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। विकास की हम यदि बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, चाहे वो प्रदेश, मोदी का फैक्टर आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है मोदी का फैक्टर हरियाणा में है, क्या कहेंगे आप? मोदी का फैक्टर हरियाणा में नहीं, मोदी का फैक्टर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मोदी ही रह गया, सिर्फ मोदी रह गया आपके पास, बीजेपी के पास सिर्फ मोदी रह गया। बीजेपी नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी मोदी को भगवान क्यों बना दिया? हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी कहा। ये कार्यकर्ताओं की भावना है, ये जनताओं की भावना है। जनता की भावना नहीं है, जनता की भावना नहीं है, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावना है। बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे योग्य आदमी बहुत हैं। बीजेपी ने ये डिसाइड किया। नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर विकास किए हैं। 84,000 करोड़ का जो कर्जा इस कांग्रेस ने चढ़ाया है, उसके ऊपर 17,000 करोड़ रुपया हर साल 17,000 करोड़ रुपया ब्याज और कर्जे के रूप में जा रहा है और किस्त के रूप में जा रहा है। हम ऊपर से ये भी लेके आएंगे केंद्र से। ठीक है, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, आपको आम जनता क्यों चुने? हमारे को आम जनता इसलिए चुने कि हम आम जनता की आवाज हैं, आम जनता की सोच है, आम जनता जो इन बड़े। आम आदमी पार्टी का जनाधार, आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी का जनाधार गिर रहा है? आम आदमी पार्टी का जनाधार गिर नहीं रहा, बहुत तेजी से बढ़ रहा। हम है ना, ये ढोल नगाड़ों में जैसे ये लोग शोर और शराबा मचाते फिरते ना, इनमें विश्वास नहीं रखते। हम डोर टू डोर, नेट टू नेट पब्लिक से जुड़ना पसंद करते हैं। और जिस प्रकार से ये विकास, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने समर्थन दे दिया, क्यों 49 दिन में छोड़ के भागे? सत्ता चलानी चाहिए थी, आप सत्ता चलानी चाहिए थी, ऐसा नहीं। जो 28 हेलो 28 आदमियों का जो सर, ये कांग्रेस बीजेपी नहीं चलने दिया दिल्ली की सरकार। अगर बात करें आजाद उम्मीदवार की, आपके मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप सत्ता में आते? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा शांति सुरक्षा का है। अभी जैसे हमारी मैडम, आम आदमी मैडम ने कहा कि भाई यहाँ पे औरतें सुरक्षित नहीं है, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार, चेन स्नैचिंग, हत्याएं, इतनी सब कुछ हो रही है। हाँ जी, लोग दिल्ली में जो भाई साहब बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों दिल्ली सरकार छोड़ दी, मैं ये कहता हूँ अरविंद केजरीवाल का यह सैक्रिफाइस पब्लिक को समझ में आएगा। जिस लोकपाल के ऊपर उन्होंने सरकार बनाई थी, उसी अगर लोकपाल को कांग्रेस बीजेपी ने पास नहीं होने दिया तो इसी मुद्दे पे उन्होंने सत्ता छोड़ दी। कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने उस सत्ता को क्या कहेंगे पब्लिक में गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में जब 49 दिन से पहले जब इन्होंने सरकार बनाने के लिए पब्लिक से एक पब्लिक से पूछ रहे थे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे, उसके बाद छोड़ने से पहले क्यों नहीं उसी पब्लिक से पूछा? बीजेपी ये बताया कि उन्होंने इनेलो का साथ जब लिया, 6 साल राज करा, तो उन्हें छोड़ा, क्या कारण बताया बीजेपी? आज इनेलो में क्या खराबी है? हाँ जी, बीजेपी बताएगी, बीजेपी इसका दिल से लोग ये जो कहे, आम आदमी पार्टी के जो लोग कह रहे हैं, जितने दिल से जुड़ रहे हैं उससे दुगने दिल से ये छोड़ भी रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना विरोध हो रहा है, इनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं जिस नियति को लेकर। तो बीजेपी में भी कर रहे हैं, बीजेपी में भी कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बीजेपी के अंदर नहीं है। आम आदमी की बात मैं यदि कहूँ, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये आम आदमी का, ये कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस के पास अपना कोई आदमी है नहीं, इसलिए कांग्रेस की आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है। कहां तक सहमत? बिल्कुल आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट उसको है। पर बीजेपी ये बताए कि वो अकेले मोदी के दम पे क्यों लड़ रही है, बाकी लीडर कहां गए? क्यों नहीं?
अगर उन बी टीम ही है तो शीला दीक्षित के खिलाफ वो एफआईआर नहीं करते। जो भी मतलब लोकपाल बिल उनको सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस ने, तो क्यों नहीं किया? अगर कांग्रेस की ही बी टीम है हम तो। अगर बात करें आम जनता की क्या कहें? सभी पार्टी वाले कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, पर हमारी तो मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारी समस्याएं क्या है और कैसे निदान करेंगे, कम से कम ये बताइए हमें। जी, जनता नाराज है जी, क्या कैसे निदान होगा जनता के? अगर विकास की बात करें तो क्या करेंगे आप? देखिए, ये जो लोकल समस्याएं होती हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं होती हैं। बिजली की सांसद होता है, उसको ग्रांट मिलता है, ग्रांट मिलता है उसको। सांसद जो है लोकसभा से चुन के आता है, उसको ग्रांट मिलता है। हाँ, ग्रांट मिलता है। और उस एमपी के वही बात हो रही थी कि जो हमारे पहले एमपी थे वो अपनी ग्रांट बांट ही नहीं पा रहे थे। आप तो फिर चुप रहे, आप तो फिर लोगों की समस्याएं कैसे सुनेंगे जब आप कह रहे हैं कि उसका कुछ नहीं होता? आज हमें चर्चा करनी चाहिए नेशनल इश्यूज की। और पहले नेशनल इश्यूज नहीं, जो इस एरिया में मूलभूत सुविधाओं की पहले बात करें ना। सुनो, नेशनल इश्यूज में भूमि अधिग्रहण एक्ट जो है हरियाणा सरकार का थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ट है। गुजरात सरकार के भूमि अधिग्रहण एक्ट से भी आगे। जी, बात करें आम जनता की। हाँ जी, आपका सवाल था कुछ, आम जनता का सवाल, आम जनता का। मैं आम आदमी पार्टी के ये लोग बोल रहे हैं, एक मिनट हम अपना क्वेश्चन। मैं आम आदमी पार्टी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यहाँ जो प्रवक्ता खड़े हुए हैं उनसे हमारे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली नहीं संभाल सके, वहाँ उनके बिंद क्या थे? और मैं उनसे एक क्वेश्चन उनसे पूछना चाहता हूँ इस चैनल से, अगर वो हमारी बात सुन रहे हो तो एक बात का जवाब दे। मैं आम आदमी हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी की परिभाषा क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, तुमने जिस कैंडिडेट को वोट दिया वो सारे करोड़पति है। अब जब करोड़पति हैं तो आम आदमी कैसे हो गए? हाँ जी, इस बात का जवाब देगी आम आदमी पार्टी। जिस तरह से इनका कहना है कि जिनको जो कैंडिडेट बनाया है वो करोड़पति हैं, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये जो भाई साहब ने बोला ना कि आम आदमी की परिभाषा क्या है, आम आदमी की यही परिभाषा। मेरे जैसा छोटा सा तुच्छ सा आदमी आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, आम आदमी के नाते बोल रहा है। और आम आदमी को इतना मान सम्मान केजरीवाल जी ने दिया। तो इंटरनली आपसी मतभेद क्यों है? अगर आम आदमी है तो आपसी मतभेद क्यों? पूरा होने दो। इन्होंने भाई साहबों ने कहा कि करोड़पतियों को टिकटें दी है। कौन सा ऐसा बंदा राखी बिड़ला हो जाए या दुनिया भर के इतने जो हमारे अब कैंडिडेट हैं सब एक 22-22, 25-25 गज के मकान में रहने वाले हैं, कहाँ से करोड़पति नजर आ रहे हैं? योगेंद्र यादव जी। आम आदमी का परिभाषा ये नहीं कि या गरीब है या करोड़पति है। आम आदमी का ये मतलब है जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, जो इस व्यवस्था से दबा कुचला महसूस कर रहे हैं। ये आम आदमी के नाम पर लोगों को, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है दिखावा करता है कि मैं आम आदमी हूँ, और जो है मीडिया के अंदर बने रहने के लिए केवल जो है आप सुनो एक मिनट रुको। उस भाई ने प्रश्न किया था, एक मिनट रुको। उसने आम आदमी पार्टी के लिए नहीं पूछा। रुको। उस भाई का सवाल यह था आम आदमी कौन होता है? आम आदमी है हम। हमसे ज्यादा आम आदमी कौन है? यह टोपी पहनने से आम आदमी नहीं होता। आम आदमी नाम रखने से आम आदमी नहीं होता। टोपी पहनने से आम आदमी नहीं बन सकता। टोपी पहनने से आम आदमी नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। एक गरीब रिक्शा चालक, एक स्कूटर 3 व्हीलर चलाने वाला, ये सब आम आदमी है। हम इन्हीं की बात करते हैं। हम कोई करोड़पति बिजनेसमैनों की बात नहीं करते। हमारे पार्टी में कोई ये नहीं है कि करोड़पति है, बिजनेसमैन है या उसी को हम जुड़ने को सभी को लेके चले हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, जैसे विकास के नाम पे बोलते हैं, आज तक गुड़गांव आम आदमी ने पार्टी ने कहा था हम ऑटो चालकों को स्टैंड बनवा के देंगे, जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है उनको परमानेंट करेंगे। आज हम खड़े थे यहाँ पे गुड़गांव में और सभी राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ थे। फिलहाल खुली बहस में इतना ही। आप बने रहिए डे नाइट न्यूज के साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।